एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हम यहाँ पे रिमाइंड करवा देना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंतिम टॉपिक्स है। कुल मिलाकर 43 टॉपिक्स इस चैप्टर में बने हैं, जिसमें हम लोग सभी टॉपिक्स को एक एक करके डील किए हैं। एक एक करके सबका सेपरेट वीडियो है, यहाँ पे तुम सभी को देख सकते हो। और ख़ास बात ये रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं उससे 8 नंबर का क्वेश्चन जैक बोर्ड के लिए 12th फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए फ़िक्स हो गया है। ठीक है, यानी कुल अगर हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को अच्छे से बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और इसके नोट्स बनाते हैं तो हम लोगों के लिए 8 नंबर का मार्क्स फिक्स होता है। आओ इसी कड़ी में आज हम लोग ये अंतिम टॉपिक्स है वन डे ग्राफ जनरेटर, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ख़ास बात ये रहा इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में अगर हम लोग चलेंगे तो वहाँ एक और पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन और वन डे ग्राफ जनरेटर दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, लगभग एक दूसरे के जैसा ही वो वर्क करता है, लेकिन एग्ज़ाम में तुमको दोनों में से कोई एक अल्टरनेट पूछता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी वर्किंग प्रोसेस, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसका यूज क्या करेंगे। तो ये सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात समझ लो कि इन 1931 आरजे वन डे ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसे जनरेटर का डिज़ाइन तैयार किया जिसमें कि हम लोग वेरी हाई पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, और उस पोटेंशियल का ऑर्डर जो है वो लगभग 5 × 10⁶ वोल्ट के अप्रॉक्स होगा। तो इतनी हैवी पोटेंशियल हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है उतना ही ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि V = W/Q। अगर ये जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा ये वर्क करेगा, मतलब हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उससे वर्क भी ले सकते हैं। और ये वर्क इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, और इसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो भी एटम होते हैं, एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एनर्जी के साथ ये बंधे होते हैं, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हमको उतना ही ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा लॉजिक समझो कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा और एक मिट्टी के टुकड़े को तोड़ने के लिए हमको अलग अलग एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर के जो मेटल बने हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है। इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जब एटम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसको तोड़ने के लिए हमें कई लाख वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो जनरेट ऐसे नॉर्मल जनरेटर से जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा स्टोर हो जाए और फिर हम उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम तुमको ये फिगर समझाएंगे। हालांकि ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, उसके बाद ही उसको नोट्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और एक बात इसमें क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस टॉपिक्स का नोट्स तुमको खुद बनाना है, क्योंकि ये ऑन लैंग्वेज पूरी तरह से लैंग्वेज पे हम लोग को लिखना है, क्या है कंस्ट्रक्शन, कैसे वर्क करता है, जो हम तुमको सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट समझाएंगे, उसके नोट्स को बनाकर रखना है। खास करके जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको ये नोट्स बनाकर हमको व्हाट्सअप भी करना है, ताकि हम तुम्हारे नोट्स को देख सकते हैं कि तुम अपने ऑन लैंग्वेज में कैसे लिखते हो। तो ये बच्चे सभी ध्यान रखोगे। ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को पूरा वर्किंग प्रोसेस को लैंग्वेज के फॉर्म में दिखाना है। लेकिन उससे पहले आओ हम लोग ये देख चुके थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, वो 3 तरह से होता है। एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिलहाल आज हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बात करने वाले हैं। मान लो ऐसे अगर हम कोई फिगर ऐसे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कोई फिगर बना हुआ है, और अगर हम इस पर चार्ज देते हैं तो हम लोग को ये पता है कि जो भी चार्ज दिया जाता है वो सरफेस के ऊपर होता है। ये इसके सरफेस हैं जिस पे ये चार्ज मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो हमको ये देखना होगा कि चार्ज कहाँ पर इसकी डेंसिटी अधिक होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये अगर छोटा एरिया हम कट करते हैं तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगी। ये एरिया लेते हैं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक होने की वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी वहाँ चार्ज डेंसिटी अधिक होगा। यहाँ इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए तुमको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लोग सिग्मा = चार्ज बाय एरिया कहे थे, ये बात हम लोग को पता है। अगर ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है एरिया के साथ, अगर एरिया कम है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, उसकी डेंसिटी अधिक होगी, यानी उसके प्रभाव भी अधिक होंगे। तो हम यहाँ पे देखो एक कॉम्ब बनाए हुए हैं, ठीक है, ये कॉम्ब नुकीला बना हुआ है, इस पर हम चार्ज इसको स्प्रे
स्प्रे कॉम कहेंगे, मतलब हम यहाँ से चार्ज इस पे स्प्रे करने वाले हैं। तो पहला ये कंडीशन हो गया कि जितना ज़्यादा पिक पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा नुकीला होगा, उसके ऊपर चार्ज जो है उतना ज़्यादा डेंस होगा, यानी उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी चार्ज की। ठीक है, दूसरी बातों पे हम तुमसे बात कर लेना चाहते हैं। एक ये है कि मान लो कि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ठीक है, इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर एक मान लो एक ऐसा बॉडी है, मान लो बॉडी बी बात कर रहे हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ए के संपर्क में आता है तो ये ए के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ पे निकालता है बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसके वजह से यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस बॉडी बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको न्यूट्रल करने के लिए, इस पर जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्शन करने के कारण कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स इसके पास आ जाते हैं। फाइनली इस बॉडी के पास जो है वो पॉजिटिव संख्या बढ़ जाती है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पहले ही क्लासेस में 10th में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि A = n+p, ये इसके मास निकालने का फॉर्म है, और एक फॉर्म है हमारा Z = P, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो जाती है तो उस पर स्वाभाविक है प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी इसका ये मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बगल में अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आता है तो वो अपना नेगेटिव देने की वजह से वो बॉडी क्या होगा, वो चार्ज्ड हो जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। तो हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ जिसकी बात हम अभी तुमसे इस फिगर पे करने वाले हैं। अब सुनो, इसके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग बात करते हैं। ये जो रेड वाला लाइन जो दिख रहा है तुमको, ये एक स्टैंड है, ठीक है, एक ऐसा स्टैंड है जिसमें कि हम इंसुलेटर स्टैंड कह सकते हैं। ठीक है, ये कंक्रीट का बना हुआ है जिसमें ना तो चार्ज आ रहा है ना ही इस पे की वजह से कोई चार्ज जा रहा है, लेकिन ये एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है जिस पे हम चार्ज देंगे। लेकिन इस पे चार्ज देंगे और वो कैसे आएगा उसकी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पुल्ली लगा हुआ है, P1 और P2 यहाँ पुलिस है। ठीक है, एक पुलिस को जो P2 है इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ऐड किए हुए हैं, ताकि ये मोटर जैसे जैसे घूमेगा उससे ये पुल्ली घूमेगी, और ये पुल्ली के सहारे ये लगा हुआ एक नायलॉन बेल्ट है, नायलॉन बेल्ट है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ ध्यान से देखोगे सभी बच्चे, जैसे ही हम यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी लगाए हुए हैं, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ इस कॉम्ब को जोड़े हुए हैं जिसको हम स्प्रे कॉम्ब कह रहे थे। ठीक है, और इसको अर्थ किए हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पर जैसे ही स्प्रे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करके इस कॉम्ब को चार्ज देते हैं तो इस पे इसके पिक पॉइंट पे क्या होते हैं, हैवी चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हम लोग को पता है कि ये जो बेल्ट है ये न्यूट्रल है अभी, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं होने के बाद जब ये इसके संपर्क में आता है तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अपना नेगेटिव खर्च करता है। तो जितना ये नेगेटिव अपना खर्च करता है उतना ही प्लस की संख्या इस पर बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी ये मतलब समझ में आना चाहिए कि हम जितना यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं ये इतना नेगेटिव सप्लाई करने की वजह से उतना ही इसके पास पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो बेल्ट का इस हिस्से पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं और ये अब मोटर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, यानी ये इधर से और ये इधर से आगे बढ़ रहा है, और ये मोटर का ये हिस्सा के साथ ये कनेक्टेड है तो ये भी यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे घूमने की वजह से ये बेल्ट को घुमा रहा है। जैसे ये बेल्ट यहाँ से आगे बढ़ता है तो ये जो चार्ज किया हुआ हिस्सा है अब कुछ आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पर जो अनचार्ज्ड हिस्सा है वो इसके फ्रंट में आ जाता है। फिर से हमारा ये चूँकि हाई टेंशन बैटरी लगातार अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ सप्लाई कर रहा है तो रेस्ट जो हिस्सा यहाँ पे आता है फिर वही कॉन्सेप्ट लागू करता है कि इसके बेल्ट के जो हिस्से होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल वाला हिस्सा अपना नेगेटिव चार्ज इसके प्लस वाले को देता है ताकि ये अपना न्यूट्रल कर सके, लेकिन तब तक इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा ये बात तो फिर से सुनो। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो सोडियम हम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 281 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 है और प्रोटॉन की भी संख्या 11 है। बस अंतर इतना है कि ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में। मान लो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। ठीक है, तो डोनेट करने की वजह से देखो तो ये अगर 10 हो जाए और ये 11 है तो वैसे स्थिति में प्लस की संख्या कितनी होगी, एक प्लस बढ़ गया, यानी कुल मिला के सोडियम जो है वो प्लस चार्ज बना रहा है। तो सेम वही स्थिति है कि यहाँ ये जब न्यूट्रल था, यहाँ जब ये न्यूट्रल है तो वैसे स्थिति में इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ये प्लस वाला आता है तो ये अपना नेगेटिव सप्लाई करता है। नेगेटिव सप्लाई करने की वजह से जो है प्लस की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब ये फिर से ये जो बेल्ट है ये मूव करते हुए और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, ये प्रोसेस चलते चलते यहाँ पे आता है। ठीक है,
अब देखोगे यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है। अपोजिट ये हो रहा है कि अब ये प्लस वाला जो बेल्ट के ऊपर चार्ज है ये प्लस आ गया, तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब इसलिए क्योंकि कंघी की तरह ये बना हुआ है। ये कलेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे ये प्लस के जो चार्ज है उसके यहाँ संपर्क पे आता है, तो ये जो कॉम्ब है इसकी जो पिक पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियर पॉइंट, इस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसको हम कोई बैटरी से ही नहीं जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए अपना कौन सा नेगेटिव सोर्स अपना अप्लाई करेगा। तो ये जो कनेक्टिंग कॉम्ब है ये अपना नेगेटिव जब अप्लाई करता है तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लस चार्ज जैसे जैसे आ रहा है ये जमा होकर इस लाइन के ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके सहारे इस पूरे कंडक्टर पर आस्ते आस्ते स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस चलते रहता है, फिर जैसे ही यहाँ से आगे निकलता है ये फिर न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि सारा प्लस चार्ज तो इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये अपना नेगेटिव खर्च करके इसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, तो प्लस आ गया तो इस पर सप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये एक बड़ा सा कंडक्टर बना हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर है, होलो है, इसलिए इसके सरफेस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ते जाता है तो ये बेल्ट यहाँ के बाद न्यूट्रल हो गया, फिर ये बेल्ट का ये हिस्सा घूम रहा है, फिर ये वापस यहाँ आने के बाद फिर ये फिर से यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ये अपना नेगेटिव लूज़ करता है और प्लस को कैरी करते हुए एक तरह से कैरी वाला काम करता है, यहाँ पे आता है, फिर ये प्लस इसके साथ कनेक्ट होकर इसको सप्लाई कर देता है, फिर इसके ऊपर जो है प्लस की चार्ज जो है वो संख्या बढ़ते चली जाती है। यानी ये प्रोसेस क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। मान लो इतना समझो कि मान लिया जाए कि एक बार जब मूव करता है इसमें 50 कूलम चार्ज आ जाता है एक राउंड में। ठीक है, अगर हम ये 10 राउंड अगर घुमाते हैं तो इसके पास 50 × 10 कूलम चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसको 1000 राउंड अगर हम घुमाते हैं तो इसके पास 50 × 1000 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 10,000 बार कराते हैं, 1 लाख बार कराते हैं, तो देख लो कि कितना ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही हम जितना ज़्यादा हाई टेंशन बैटरी से चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं और ये फाइनली क्या हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ आकर स्टोर होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो एयर है, एयर भी तो चार्ज को यहाँ सप्लाई करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज होने के बाद ये खुद अपना पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा और एयर के मॉलिक्यूल्स वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ आकर फिर इसको न्यूट्रल करना चाहेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड वाल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझोगे, ये फिगर का कंप्लीट पोर्शन हुआ, इसको हम आइसोलेटेड वार्ड मतलब इसको हम क्या किए, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिए। एक आइसोलेटेड वार्ड का ये मतलब होना चाहिए कि ना तो अंदर से कोई चार्ज बाहर आ रही है, ना ही बाहर से कोई चार्ज अंदर की ओर जा रही है। तो ये आइसोलेटेड वाल के कारण इस पर अब जो चार्ज हो रहा है वो सब का सब इस पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितना भी चार्ज देंगे, कई लाख वोल्ट की चार्ज अगर हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं, सभी इस पर क्या हो रही है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आता है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर इतना ये जमा तो हो रहा है लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जितना हेवी चार्ज स्टोर हो रहा है उसकी तुलनात्मक रूप से अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो अर्थ हम लोग को पता है अपने आप में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो आपको उससे ये मिलने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिलने के लिए काफ़ी स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं, मतलब जिसको हमको ब्रेक करना है या जिसको हमको चार्ज के सहारे हिट करना है, वो टारगेट सेट करके उसके एक एंड को हम अर्थेट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि अर्थेट जो है अपने आप में नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। मान लो कि इसकी पोटेंशियल फिलहाल हम 0 मानते हैं। ठीक है, और ये 50 लाख कूलम का यहाँ चार्ज स्टोर हो रहा है, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी ये जो प्लस टर्म है इससे नेगेटिव वाले टर्मिनल से मिलने के लिए काफ़ी स्पीड से दौड़ता है और फाइनली इसके रास्ते में हम क्या करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं। यानी कोई एटम रख दिए या कुछ ऐसी जिसको कि हमको ब्रेक करना है काफ़ी हैवी एनर्जी के हेल्प से, तो हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं, जिसकी वजह से इसको इस पर हिट करता है और ये हिट करने की वजह से ये डिस्ट्रॉय होता है, टूटता है और फाइनली इसकी एनर्जी को हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये कॉमनली इसका एक वर्किंग प्रोसेस है। तो सभी बच्चों को हम एक बात फिर से बोलना चाहेंगे कि एक बार बुक से ज़रूर इसके लैंग्वेज को पढ़ोगे। ठीक है, ताकि ये वर्किंग प्रोसेस जो हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो अच्छे तरह से तुमको समझ में आएगा। लेकिन बनाते वक्त ये इसका कंप्लीट फिगर है जो हम अभी यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर समझना होगा कि इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तुमको इंट्रोडक्शन लिखना होगा।
इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, जिसकी चर्चा अभी हम शुरुआत में किए थे, क्या किए थे कि इन 1931 आरजे वांडे ग्राफ डिज़ाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कैपेबल टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 × 10⁶ volt, which was the made used to accelerate charged particles so as the carry आउट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं। और एक्सेलरेट में पता है कि एक्सेलरेट में हमारे पास वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी का यूज़ जो है हम लोग टारगेट को सेट करने में, टारगेट को हिट करने के लिए करते हैं। साथ ही ये बात हम लोग को जो आगे इसमें लिख कर रखना है तुम सभी बच्चों को, दूसरा हमको जो करना है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये एक होलो मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है। ये इंसुलेटर वाल है या कंक्रीट का वाल हम लोग कह सकते हैं। ये पुलीज़ है P1 और P2, यहाँ पे 2 पुलीज़ है। ये एक नायलॉन का बेल्ट है जिसको कि हम पुली के एक हिस्से को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़े हुए, मोटर में जैसे तुम आटा का चक्की देखे होगे जो बेल्ट के साथ घूमता है, ठीक है। नन एंड वाला जो बेल्ट होते हैं उसको हम यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं ताकि ये घूमेगा तो उसके सहारे ये घूमेगा। यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी है जिसमें से पॉजिटिव टर्मिनल को हम कॉम्ब C1 से जोड़े हुए हैं। इसी कॉम्ब को हम स्प्रे कॉम्ब कहते हैं, मतलब ये चार्ज यहाँ से फेंकता है जिसकी वजह से नायलॉन वाला अपना नेगेटिव खर्च करता है। फाइनली नायलॉन वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये बेल्ट घूमने की वजह से कैरी करते हुए यहाँ आता है। और ये एक कलेक्टिव कॉम्ब है, यानी ये प्लस वाला जो नायलॉन बेल्ट पे प्लस चार्ज है उसके लिए कॉम अपना नेगेटिव चार्ज खपत करता है और इसके वजह से नेगेटिव खपत करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आता है और ये फाइनली इस जो कलेक्टिंग हमारे पास मेटल है उसके ऊपर ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। फाइनली ये राउंडिंग हम कई बार करते हैं, कई बार करने की वजह से यहाँ पे हेवी चार्ज स्टोर होता है और उस चार्ज का यूज हम लोग एक अर्थेट के वायर के साथ करते हैं और फाइनली उसके बीच वाले रास्ते में एक टारगेट सेट करते हैं जिसकी वजह से ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अधिक होने की वजह से उस पर वर्क बहुत अधिक करता है और ये चार्ज जो है एक्सेलरेट करते हुए हमारे टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए थे। तीसरा वर्किंग प्रिंसिपल जो अभी हम तुमसे बात किए, तो वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ रहे होगे कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। और चौथा जो हम लोग करेंगे वो यूज़ करेंगे। यूज़ क्या करते हैं, यूजेस क्या है इसका, सिंपल 2 बातें जो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे थे। पहला कि हेवी पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, दूसरा हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे अधिक से अधिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हम लोग किसी भी एक ऐसे एटम पे या ऐसे एटम के न्यूक्लियर पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे अत्यधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि तुमको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। कम से कम 2 बार जरूर देखना वीडियो को ताकि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से समझ में आए। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस के तहत ही ये कॉन्सेप्ट लागू है जिसमें एक यहाँ सप्लाई करते हैं, दूसरा यहाँ कलेक्ट करता है और ये कलेक्शन की वजह से धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा जमा होता है। फाइनली इसको हम लोग टारगेट के लिए हिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया जो जिसमें वन डे ग्राफ जनरेटर था जो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल फुल्ली कंप्लीट किए, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ न्यूमेरिकल फार्मूला, न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स जितने भी थे हम लोग सबको एक साथ कलेक्ट करते हुए इस चैप्टर को आज कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि इस चैप्टर की मदद से तुम्हारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है जैक बोर्ड के लिए। इसके बाद न्यू टॉपिक शुरू होगा, न्यू चैप्टर्स हम लोग शुरू करेंगे जिसमें कि हम लोग सभी कुछ न्यू देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।